दोस्तों नमस्कार। एक कहावत है, खोदा पहाड़ निकली चुईया। बहुत समय से उम्मीद थी कि भारत में जिस तरह से न्याय व्यवस्था चल रही है, सरकार उसमें कोई आमूलचूल परिवर्तन करेगी जिससे समाज में आम आदमी को रिलीफ मिलेगा, आम आदमी की जिंदगी खुशहाल होगी और जो हमारे आसपास तरह तरह के क्राइम हो रहे हैं उनमें कमी आएगी। लेकिन आपको याद होगा कि संसद के आखिरी दिन भारत सरकार ने 3 बिल पेश किए। एक इंडियन एविडेंस एक्ट को बदलने के लिए, एक इंडियन पीनल कोड को बदलने के लिए और एक सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को बदलने के लिए। और इस पे मैंने एक व्याख्या की थी कि भारत सरकार ने 3 कानून जो संसद में लाए हैं उसका जो मतलब है या उनका जो प्रयास है वो है न्याय व्यवस्था में सुधार करना। लेकिन जैसा कहा जाता है कि डेविल इज इन डिटेल्स। अब मैंने इन सभी कानूनों को एक एक करके लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू किया है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो सब्सटेंसिव कानून है इन तीनों के अंदर वो है इंडियन पीनल कोड, जिसको नया नाम जो दिया गया है भारत सरकार ने वो दिया है भारतीय न्याय संहिता, इंडियन जुडिशियल कोड। ये अब एक नया नाम है। अब अगर हम पुराने और नए नाम की अगर कंपैरिजन करें, पुराने कानून और नए कानून की, तो मैं मोटे मोटे रूप में आपके लिए व्याख्या कर देता हूं। जो पुराना आईपीसी 1860 का कानून था, थोड़ा बहुत उसमें बदलाव होता रहा। आईपीसी 1860 का जो कानून था उसमें जो टोटल चैप्टर्स थे वो थे 23 और जो सेक्शंस थे वो थे 511। जो नया कानून है जिसको भारतीय न्याय संहिता 2023 कहा जाता है, उसमें जो चैप्टर है वो है 19 और जो क्लॉज है वो है 356। अब ये हम कहें कि बिल्कुल सिंप्लीफाई किया है, कानून को छोटा किया है, लेकिन उसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। कारण यह है कि पहले बहुत सारी डेफिनेशंस थी, उनको क्लब करके एक कर दिया गया है और बहुत सारे क्लॉज ऐसे थे जिनको रिपील कर दिया गया था तो उनको हटा दिया गया है। कुल मिला के कोई बहुत ज्यादा नंबर में या साइज में कानून में कोई फर्क नहीं आया है। इस बात को हमें समझना होगा। यह थी उसकी रूपरेखा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो अब हमें समझनी है। मैं हर एक चैप्टर की डिटेल में व्याख्या करूंगा आने वाले वीडियोस में, क्योंकि देश के हर नागरिक को और हर कानून के जानकार को इसके बारे में पता होना चाहिए कि किस तरह से जो नया कानून आया है उसमें क्या क्या सुधार किए गए हैं। लेकिन आउटसाइड पे अगर मैं आपसे कहूं कि क्या इससे समाज में आमूलचूल परिवर्तन आएगा, क्या समाज में खुशहाली आएगी? देखिए, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं जब भी हम कोई कानून की बात करते हैं। कानून का पर्पस होता है कि जो भी अपराधी है उसके लिए डिटरेंस का काम करें। अपराध करने से पहले लोग डरें कि अगर हम पकड़े गए तो हमारे साथ बहुत बुरा होगा। लेकिन इस कानून में मुझे लगता है कि अपराधियों के लिए बहुत सारी खुशखबरियां हैं। आप अपराध करते रहिए, आपका कुछ नहीं होगा और सजा भी होगी तो टोकन में। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अगर कोई देसी घी की मिलावट करता है और एक ट्रक देसी घी माल बेचता है, एक ट्रक के अंदर करीब 1500 से 1800 डिपेंडिंग ऑन द ट्रक साइज उसमें टिन आते हैं, 15 केजी के या 15 लीटर के, आप जो भी कहें। अगर आप मिलावट करते हुए पकड़े जाते हैं तो आप पे फाइन पता है कितना है दोस्तों? जो भी मिलावट करेगा उस पे फाइन कितना है? उस फाइन की कीमत 1 टिन देसी घी की जो कीमत है उससे भी कम है। ये आज हमारा नया कानून है। मतलब आप पूरा ट्रक लोड करके उसमें आप मिलावट करके माल बेच दीजिए, उसमें देसी घी का लेबल लगा लीजिए, अंदर आप जो मर्जी कचरा बेचिए, और अगर आप पकड़े जाते हैं तो जो फाइन है वो फाइन है मात्र 5000 रुपए। देसी घी के टिन की क्या कीमत है आज?
अगर 500 रुपए का देसी घी है किलो के हिसाब से, 400 से 500 रुपए, तो टिन की कीमत कितनी हुई? 15 किलो के। ये है हमारा नया कानून। इसीलिए मैंने कहा है कि जो नया कानून है ये क्रिमिनल्स के लिए खुशखबरी लेके आया। अब मोदी जी और अमित शाह जी से मुझे ये पूछना है कि इस कानून का पर्पस क्या है? जो बदलाव आपने इस कानून में किए हैं वो तो आप एक गजेट नोटिफिकेशन लाके पुराने आईपीसी में भी कर सकते थे। कुछ बदलाव तो दिख नहीं रहा। जो छोटे मोटे अमेंडमेंट आपने किए हैं वो तो एक गजेट नोटिफिकेशन से भी हो सकते थे। इसके लिए संसद में कानून लाने की क्या जरूरत थी? और अगर कानून लाना भी था तो क्रिमिनल्स को इतना रिलीफ देने की क्या जरूरत थी? ये बात समझ में नहीं आती है। दोस्तों, हर चैप्टर की मैं व्याख्या करूंगा आने वाले दिनों में, लेकिन एक बात तो इंपॉर्टेंट है कि आने वाले दिनों में अगर हम ये कहते हैं कि जो अच्छा कानून होता है, अगर हम उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो एक अच्छा कानून डिटरेंस का काम करता है, मतलब अपराधियों को डिस्करेज करता है, जो इस कानून में नहीं दिख रहा है। खासकर जो नॉर्मल क्राइम्स की हम बात कर रहे हैं, और बहुत सारे क्राइम्स हैं, मैं डिटेल में एक एक करके जाऊंगा उन सब में, लेकिन आज मैं सिर्फ एक मैक्रो पिक्चर आपके सामने रख रहा हूं। इसमें कंप्लायंस इंप्रूव होना चाहिए। अगर कानून आता है तो उससे कंप्लायंस में इंप्रूवमेंट आनी चाहिए। यहां पे किसी को कोई कंप्लायंस में इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं दिख रही है। अगर मैं क्रिमिनल ऑफेंस की या कमर्शियल ऑफेंस की बात कर रहा हूं, यहां पे कहीं पे भी नहीं लगता है कि आम आदमी की जिंदगी में कोई सुधार आएगा। मैं मर्डर, रेप, उन केसेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आम आदमी की जिंदगी की बात कर रहा हूं। इस कानून से क्या आम आदमी की जिंदगी सुधरेगी? मुझे नहीं लगता। क्या कोर्ट्स के ऊपर बर्डन कम होगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि हर छोटा बड़ा मुद्दा अब कोर्ट में जाएगा। यहां तक कि जितना फाइन इस कानून में रखा गया है उससे ज्यादा रिश्वत तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट इंस्पेक्टर को वैसे ही दे देता है। तो आप रिश्वत ज्यादा दे रहे हैं, फाइन कम दे रहे हैं। यह है हमारा कानून। तो समझ में नहीं आता कि लॉजिक क्या है इस कानून के पीछे। कुल मिला के क्या इससे ऑनेस्ट इन्वेस्टर्स एनकरेज होगा? नहीं होगा, क्योंकि आपने अपराधियों को खुली छूट दे दी। और सबसे बड़ी बात और जो बुरी बात है, ईमानदारी की कोई कीमत नहीं। इस कानून के हिसाब से मॉरलिटी और ईमानदारी, इसको कहीं प्रीमियम नहीं है। अगर आप ईमानदार हैं तो वो आपकी पर्सनल एजेंडा है। कानून के हिसाब से अगर आप ईमानदार हैं तो आपको कोई एनकरेजमेंट नहीं है। अपराधियों के लिए इस कानून में एनकरेजमेंट है, उनके लिए बहुत सारी खुशखबरियां हैं। मैं आने वाले दिनों में उनकी डिटेल में चर्चा करूंगा। लेकिन आज सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो इसमें चैप्टर्स बनाए गए हैं इस कानून के अंदर, जो 19 चैप्टर हैं वो क्या है। पहला है प्रिलिमिनरी चैप्टर, फिर है पनिशमेंट्स का जो पुराने कानून में भी था, जनरल एक्सेप्शंस जो हर कानून में होते हैं आईपीसी के, अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड अटेम्प्ट चैप्टर 4 उसकी बात करता है। चैप्टर 5 क्राइम्स और ऑफेंसेस अगेंस्ट विमेन एंड चाइल्ड। चैप्टर 6 जो है ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। चैप्टर 7 जो है ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, अगर आप राज्य के खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं। चैप्टर 7 जो है ऑफेंसेस रिलेटेड टू आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। चैप्टर 9 जो है ऑफेंसेस रिलेटेड टू इलेक्शंस, इसको भी मैं ध्यान से पढ़ा है मैंने। कुल मिला के यहाँ पे जो सजा का प्रावधान है वो अपने आप में एक मजाक है। इसका मतलब अगर आप इलेक्शन रिलेटेड ऑफेंस में पकड़े भी जाते हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है, आपको कोई जेल नहीं होगी। 5 से 10 हजार रुपए फाइन दीजिए और छुटकारा पा लीजिए। इसका मतलब इलेक्शन ऑफेंस जारी रहेंगे। तो अगर आप इलेक्शन के दिनों में ऑफेंसेस देखें, क्रिमिनल एक्ट्स देखें, तो घबराइएगा मत, कानून कुछ बिगाड़ नहीं सकता उन क्रिमिनल्स का, क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान कानून में नहीं है। चैप्टर 10 ऑफेंसेस रिलेटेड टू कॉइन, करेंसी, नोट, बैंक नोट्स एंड गवर्नमेंट स्टैम्प्स। चैप्टर 11 ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी।
चैप्टर 12 ऑफेंसेस बाय और रिलेटेड टू पब्लिक सर्वेंट्स। चैप्टर 13 ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स। चैप्टर 14 फॉल्स एविडेंस ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस। चैप्टर 15 ऑफेंसेस रिलेटेड टू पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंस, डिसेंसी एंड मॉरल्स। ये चैप्टर है जो आम आदमी की डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ है, जो चैप्टर 15 है। और उम्मीद ये थी कि आम आदमी की जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए, सुरक्षित बनाने के लिए कुछ कड़े प्रावधान होंगे। चाहे दवाइयों में मिलावट हो, खाने में मिलावट हो, किसी भी तरह का ऑफेंस हो, क्रिमिनल को मात्र 5,000 रुपए देने हैं और वो छूट जाएगा। जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, अगर कोई कंपनी मिलावटी ड्रग्स बनाती है तो इस कानून के हिसाब से सजा मात्र 5,000 रुपए और 6,000 रुपए का जेल का प्रावधान है, लेकिन वो जज के डिस्क्रिशन पे है। तो अगर आपने अच्छा लॉयर हायर कर लिया, क्योंकि आपको पेनल्टी तो देनी नहीं है, तो आप वकील ही को पैसा दे दो, तो वकील आपका केस ढंग से लड़ लेगा लोअर कोर्ट में, आपको जेल नहीं होगी। आप 5,000 रुपए जमा कराइए और मिलावटी दवाओं का, खाने का धंधा जारी रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑफेंसेस रिलेटेड टू रिलीजन, इसमें भी कोई सख्त प्रावधान नहीं है, जो पहले था वैसा ही कुछ है। ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ऑफेंसेस रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट, जो 18वां चैप्टर है वो ऑफेंसेस रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट एंड टू प्रॉपर्टी मार्क, और जो 19वां चैप्टर है वो है क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसल्ट, एनॉयंस एंड डिफेमेशन। इस चैप्टर में जो चैप्टर 19 है, इसमें राहुल गांधी साहब का केस आएगा डिफेमेशन का, जो ओवरऑल अगर हम देखें तो जो पहले 499 और 500 में उनको जो सजा हुई थी, आईपीसी 499 में केस और 500 में जो सजा का प्रावधान था, वो अब 354 हो गया। और 354 में कोई नई बात नहीं है, जो पहले था वैसे का वैसा प्रावधान इस कानून में भी है। तो दोस्तों, अगर मैं इसको ओवरव्यू करूं, जो मैंने ग्लांस किया है इस पूरे कानून को, इस पूरे कानून में ऐसा कुछ नहीं है जिसमें मेरे को एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया ये कंफर्ट आए कि हाँ, आम आदमी की जिंदगी में कुछ सुधार होगा। जो लोग आज मिलावट कर रहे हैं, जो आम आदमी की जिंदगी जो आम आदमी जिंदगी में जो चीज इस्तेमाल करता है, उसमें कोई उसको सुधार नहीं मिलने वाला है, उसकी जिंदगी में कुछ सुधार नहीं होने वाला है। हाँ, जो लोग क्रिमिनल्स हैं, हार्डकोर क्रिमिनल जिसको आप बोल सकते हैं, मर्डर, रेप, गैंग रेप, इस तरह के जो क्राइम हैं, उनमें जरूर सजा का प्रावधान है। लेकिन आम आदमी की जिंदगी में ऐसे कितने क्रिमिनल होंगे जो रेप और मर्डर में होंगे? अगर हिंदुस्तान की 140 करोड़ की आबादी है तो इतने मेरे ख्याल से 0.1% होंगे ऐसे हार्डकोर क्रिमिनल्स। लेकिन 99.5% या 99.9% की जिंदगी में तो उसको क्या चाहिए? अच्छा खाना चाहिए, अच्छी दवाइयाँ चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, उसके आसपास शांति बनी रहे, और इलेक्शन जो उसका डेमोक्रेटिक राइट है वो ईमानदारी से हो, उसमें कोई क्राइम ना हो। इन सब चीजों में कोई सुधार नहीं दिख रहा है। तो ये जो नया कानून है वो किस लिए लाया गया है? मुझे लगता है कि शायद मोदी साहब ने इसको पढ़ा नहीं है, उनको टाइम नहीं मिला होगा। मुझे तो लगता है अमित शाह साहब ने भी नहीं पढ़ा होगा। उन्होंने नीचे ब्यूरोक्रेसी में या अपनी जो कोई कोर टीम बनाई होगी उसको कहा होगा, पुराने वाले कानून से आप जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं टाइप कर लीजिए, जो आपको समझ में आता है वो आप रख दीजिए, जो आपको समझ में नहीं आता वो हटा दीजिए। और जिन मुद्दों को लेके जनता आंदोलित होती है, जैसे रेप के केस हैं, मर्डर के केस हैं, कोई और इस तरह के केस हैं जिसको लेके समाज में चर्चा होती है, उनमें आप थोड़ा सा पनिशमेंट बढ़ा दीजिए, बाकी कहानी वैसे की वैसी रहने दीजिए। क्या ये ब्रीफिंग थी? मुझे नहीं पता। लेकिन जिस तरह से ये बिल पेश हुआ है और उसको जब हम डिटेल में पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि उसमें बहुत सुधार की जरूरत है। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि क्या हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स
चाहे वो रूलिंग पार्टी हो या ऑपोजिशन पार्टी हो। क्या इस कानून में आमूलचूल परिवर्तन करेंगे? मेरा तो निवेदन मोदी जी से कि मोदी जी, इस कानून में जनता को कंफर्ट देने के लिए आपका जो चैप्टर 15 है वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। उसमें आमूलचूल परिवर्तन करिए ताकि एक आम आदमी अच्छी जिंदगी जी सके, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो सके। इस कानून को पढ़ के तो लगता है कि सारा इंसेंटिव क्रिमिनल्स को मिल गया है। एक ऑनेस्ट ईमानदार बिजनेसमैन इससे दुखी रहेगा क्योंकि इंस्पेक्टर उसको तंग करेंगे, और अगर वो रिश्वत नहीं देगा तो वो ज्यादा दुखी रहेगा। जो लोग रिश्वत देंगे वो ज्यादा खुश रहेंगे इस कानून में। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस कानून को दोबारा देखिए और गहन चिंतन करिए हर क्लॉज पे कि हर क्लॉज में कैसे डिटरेंस क्रिएट किया जाए। अभी इस कानून में ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों, मैं आपके साथ चैप्टर बाय चैप्टर इस पूरे कानून की व्याख्या करूंगा। आप इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप डिटेल में इस कानून को समझना चाहते हैं। चाहे आप आम नागरिक हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप लॉयर हैं, आप लॉ स्टूडेंट हैं, या आप कोई भी हैं, कानून सबके लिए है। इस पे मैं डिटेल में चर्चा करूंगा, विद एग्जाम्पल करूंगा और बताऊंगा कि कौन से कानून का गैप क्रिमिनल कैसे ढूंढते हैं और कैसे इस कानून को आसानी से बाईपास किया जा सकता है। ताकि क्योंकि अब ये अगले संसद सत्र में इस पे चर्चा होगी, हो सकता है कि आपकी और हमारी इस वार्तालाप से शायद सरकार को कुछ इंप्रूव करने का हौसला मिले, और हो सकता है कि हम एक अच्छा कानून, जब ये एक्चुअल कानून पास होगा उसमें काफी संशोधन हो सकते हैं और वो शायद समाज के लिए अच्छा होगा। फिलहाल बहुत डिसअपॉइंटिंग टेक्स्ट है, लेकिन कुछ अच्छी बातें भी होंगी, उसकी भी मैं चर्चा करूंगा। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर लीजिए। फिर मुलाकात होगी, डिटेल में एक एक करके इन चैप्टर्स पे हम चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ बीच बीच में जो और महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी मैं उनकी भी चर्चा आपसे करता रहूंगा। एक सीरीज के माध्यम से मैं इसको आपके सामने लाऊंगा, तो अगर आप बीच में कोई सीरीज, श्रृंखला या पार्ट छूट गया हो तो आप वापस जाके भी उसको देख सकते हैं। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। फिलहाल वंदे मातरम।